विद्यार्थी मित्रों, आज के इस नए वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिशर का मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। तो फिशर जो है ये एक अर्थतज्ञ था और इस फिशर ने मुद्रा के संदर्भ में, मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में एक सिद्धांत बतलाया और यह सिद्धांत उसके नाम से ही मशहूर हो गया, फेमस हो गया। इसलिए इस सिद्धांत का नाम उसके नाम से जाना लगा, फिशर का मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। तो फिशर जो है इसका नाम था एरविंग फिशर। तो ये जो फिशर जो है, इस फिशर ने वर्ष 1911 में एक किताब प्रकाशित की थी, प्रसिद्ध की थी और इस किताब या पुस्तक का नाम था द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। ये किताब जो है या पुस्तक फिशर ने जो है वर्ष 1911 में प्रकाशित की थी और इस किताब में ही द परचेसिंग पावर ऑफ मनी में ही फिशर ने मुद्रा परिमाण का सिद्धांत बतलाया है। तो सबसे पहले ये मुद्रा परिमाण, इसका अर्थ समझ लेंगे। मुद्रा परिमाण यानी मुद्रा परिमाण, मुद्रा यानी पैसा, परिमाण यानी नग। यहाँ पे परिमाण है या परिणाम नहीं है, परिमाण, परिमाण यानी नग या संख्या। तो फिशर ने मुद्रा परिमाण का सिद्धांत जो है वो अपने इस किताब में प्रकाशित किया या बतलाया। अब फिशर ने यह सिद्धांत बतलाते समय सबसे पहले इसकी परिभाषा बतलाई। तो ये हम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। परिभाषा क्या बतलाई? देश में मुद्रा का परिमाण दुगना हो गया तो वस्तु की कीमतें दुगनी हो जाती है, लेकिन मुद्रा का मूल्य अथवा कीमत आधी हो जाती है। इसके विपरीत जब देश में मुद्रा का परिमाण आधा हो गया तो वस्तु की कीमत भी आधी हो जाती है, लेकिन मुद्रा का जो मूल्य या कीमत ये दुगनी हो जाती है। तो ये थोड़ी बड़ी परिभाषा है, लेकिन ये परिभाषा समझने में बहुत आसान है। तो ये परिभाषा में क्या बतला है? तो देश में मुद्रा का परिमाण दुगना हो गया तो इसका अर्थ देश में पैसा जो है वो दुगना हो गया। तो क्या होता है? वस्तु की कीमतें दुगनी हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि पैसा अगर दुगना हो गया तो वस्तु की कीमतें भी दुगनी हो जाती है, लेकिन मुद्रा का मूल्य यानी पैसे के जो मूल्य या कीमत है वो आधी हो जाती है। ये यहां पर है। इसके विपरीत अगर जब देश में मुद्रा का परिमाण आधा हो गया, इसका मतलब देश में पैसा जो है वो आधा हो गया, तो वस्तु की कीमतें भी आधी हो जाती है। पैसा कम हो गया, आधा हो गया तो कीमत भी आधी हो जाती है, लेकिन मुद्रा का जो मूल्य है, पैसे की जो मूल्य या कीमत है वो दुगनी हो जाती है। तो ये इस तरह से परिभाषा है। तो संक्षिप्त में अगर उदाहरण के द्वारा अगर मैं बताऊं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो ये परिभाषा क्या कहती है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का हम उदाहरण लेते, एक व्यक्ति का उदाहरण लेते, अगर व्यक्ति के पास अगर मान लीजिए 100 रुपए है तो 100 रुपए से अगर उसके पास के पैसे 500 रुपए हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? उसके पास का पैसा बढ़ गया। पैसा बढ़ गया तो फिशर क्या कहता है? मुद्रा का परिमाण बढ़ गया तो वस्तु की कीमत भी बढ़ती है। इसका मतलब वस्तु की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो जब देश के लोगों के पास का पैसा बढ़ जाता है तो अपने आप ही वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, परंतु ये जो पैसा या मुद्रा है उसका मूल्य मात्र कम हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जब देश के लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है, लोगों के पास का पैसा बढ़ गया तो अपने आप ही लोगों के नजर में पैसे का जो मूल्य है या पैसे की जो कीमत है वो अपने आप ही कम हो जाती है। ये इस परिभाषा में बतला है। इसके विपरीत अगर लोगों के पास का पैसा अगर कम हो गया, पैसा कम लोगों के हाथ में आ गया, तो पैसा कम होने से तुरंत वस्तु की कीमतें भी कम हो जाती है। यहाँ पे जैसे फिशर ने बताया कि मुद्रा का परिमाण कम, लोगों के पास का पैसा कम तो वस्तु की कीमत कम, वो भी कीमत भी आधी हो जाती है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, मुद्रा का मूल्य जो है वो दुगना हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास का पैसा जब कम हो जाता है तब लोगों को पैसे की कीमत पता चलती है। लोगों के जो है पैसे का मूल्य है लोगों की नजर में बढ़ जाता है। कब? जब पैसा कम होता है। तो यही परिभाषा जो है फिशर ने यही बतलाने का प्रयास किया है कि मुद्रा का परिमाण दुगना तो वस्तु की कीमतें दुगनी, परंतु मुद्रा का मूल्य ये आधा हो जाता है। इसके विपरीत जो है मुद्रा का परिमाण आधा तो वस्तु की कीमतें भी आधी, लेकिन मुद्रा का मूल्य जो है दुगना हो जाता है।
तो ये परिभाषा जो है फिशर ने बतलाई। अब ये फिशर ने अपना सिद्धांत बतलाते समय कुछ घटक ध्यान में रखे हैं। वो 6 घटक है, जिसमें से पहला है कानूनी मुद्रा। और फिशर ने ये अपना सिद्धांत सूत्र द्वारा बतलाया, इसलिए ये जो है यहाँ पर जो है उसने इंग्लिश में जो है वो कुछ जो है अल्फाबेट्स वो ध्यान में लिए। तो पहला घटक ध्यान में लिया कानूनी मुद्रा। कानूनी मुद्रा यानी सरकार द्वारा घोषित की गई मुद्रा, उसको उसने एम ये नाम दिया है। दूसरा है साख मुद्रा यानी ऋण की मुद्रा है, कर्ज की मुद्रा, उसको उसने नाम दिया M1। तीसरा घटक ध्यान में लिया कानूनी मुद्रा का चलन वेग, उसको उसने V नाम दिया। और चौथा घटक लिया साख मुद्रा का चलन वेग, उसको उसने नाम दिया V1। पांचवा ध्यान में लिया उसने घटक वस्तु की कीमतें, उसको उसने नाम दिया P। और छठवा लिया वस्तु एवं सेवाओं की कुल राशि, उसको उसने नाम दिया T। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे ये 6 घटक ध्यान में फिशर ने अपने सिद्धांत में रखे और इन 6 घटकों के द्वारा ही फिशर ने अपना सिद्धांत बतलाने का प्रयास किया। तो ये 6 घटक जो है, ये 6 घटक जो है फिशर ने ध्यान में लिए हैं। इसके बाद में फिशर ने जो है अपने सिद्धांत बतलाते समय मान्यता ध्यान में ली। विद्यार्थी मित्रों, अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है, यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत हर एक सिद्धांत ये मान्यताओं के आधार पर होता है। तो फिशर का भी सिद्धांत यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। तो फिशर ने भी अपने सिद्धांत में कुछ मान्यता ध्यान में रखी। तो वो कौन सी है? तो पहली है कानूनी मुद्रा का जो प्रवेग है, चलन वेग है, वो स्थिर होता है। ये पहली मान्यता, स्थिर होता है। इसका मतलब ये जो है कानूनी मुद्रा जो है वो स्थिर होती है। कानूनी मुद्रा ना बढ़ती है ना घटती है, ऐसा इसने माना है। दूसरी जो मान्यता है साख मुद्रा का चलन वेग, ये भी स्थिर होता है, ऐसा माना है। इसका मतलब साख मुद्रा यानी ऋण की मुद्रा, ये भी जो है जैसे कि वैसी रहेंगी, स्थिर रहेंगी। साख मुद्रा यानी ऋण की मुद्रा में ना बढ़ेगी ना कम होंगी, वो जैसे कि वैसी स्थिर रहेंगी, ये माना है। तीसरा है वस्तु एवं सेवाओं की जो कुल राशि होती है वो भी उसने स्थिर रखी है। इसका अर्थ ये कि देश में जितने भी वस्तु और सेवा है वो स्थिर रहेंगी। इसका मतलब वस्तु और सेवा जो है वो बढ़ेंगी भी नहीं और घटेंगी भी नहीं, इसका मतलब वो स्थिर रहेंगी। चौथा जो मान्यता है वो ध्यान में ली, वस्तु की कीमतें ये निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय होती है, इसका अर्थ ये है कि वो कोई सक्रिय नहीं होती। इसका मतलब वस्तु की कीमतें जैसे कि वैसी होती है, जो कीमत है तय की गई वही होती है, उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होते। उसको उसने कहा कि कीमतें निष्क्रिय होती है, ऐसा माना है। पांचवा जो मान्यता रखी है उसने ध्यान में, वो देश में पूर्ण रोजगार की अवस्था होती है। इसका अर्थ देश के हर एक नागरिक को रोजगार प्राप्त होता है और देश में पूर्ण रोजगार की अवस्था होती है, ऐसा फिशर ने अपने सिद्धांत में माना है। ये पांचवी है। और छठवीं, मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये एक छठवीं मान्यता ध्यान में लिए। इसका अर्थ जो व्यक्ति जो मुद्रा की मांग करता है, देश की जनता जो मुद्रा की मांग करती है वो स्थिर होती है। इसका मतलब मुद्रा की मांग में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब मुद्रा की मांग बढ़ती नहीं ना कम होती है, मुद्रा की मांग जो है वो स्थिर ही जैसे कि वैसे स्थिर ही रहती है। तो इस प्रकार से ये फिशर ने अपने सिद्धांत में जो है वो 6 मान्यता ध्यान में ली है और इन मान्यताओं के आधार पर फिशर ने जो है वो अपना सिद्धांत बदला। तो फिशर ने जो अपना मैंने इसके पहले कहा कि फिशर ने एक समीकरण या सूत्र द्वारा जो है वो अपना सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया। और वो समीकरण या सूत्र क्या है? तो यहाँ पे पी यानी वस्तु की कीमतें। देखिए इसके पहले के इसमें हमने जो कहा था कि फिशर ने ये जो 6 घटक ध्यान में लिए हैं और उनको उन्होंने इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो है वो दिए हैं। तो इन 6 घटकों के आधार पर ही फिशर ने सूत्र बतलाया है और वो सूत्र क्या है? तो पी यानी वस्तु की कीमतें बराबर MV प्लस M1 V1 बटे T, ऐसा ये फिशर ने समीकरण बताया। अब इसका अगर हम हिंदी में अगर भाषांतरण करेंगे तो P यानी क्या होता है? P यानी वस्तु की कीमत। यहाँ पे देखिए वस्तु की कीमत, ठीक है। तो वस्तु की कीमत बराबर MV, M यानी कानूनी मुद्रा और V यानी कानूनी मुद्रा का चलन वेग। तो MV यानी कानूनी मुद्रा और ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह होता है? गुना का। तो कानूनी मुद्रा गुना
कानूनी मुद्रा का चलन वेग प्लस M1 यानी देखिए यहाँ पे हमने कहा M1 यानी क्या, शाख मुद्रा, और V1 यानी शाख मुद्रा का प्रवेग। ठीक है, तो M1 इसका अर्थ शाख मुद्रा और गुना शाख मुद्रा का प्रवेग बटे T यानी वस्तु और सेवाओं की कुल राशि। तो संक्षिप्त में अगर इसको हिंदी में अगर बतलाया जाए तो इसका जो सूत्र होता है कि वस्तु की कीमतें बराबर कानूनी मुद्रा गुना कानूनी मुद्रा का प्रवेग प्लस शाख मुद्रा गुना शाख मुद्रा का प्रवेग बटे T यानी वस्तु और सेवा की कुल राशि। तो ऐसे ये सूत्र बताया। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट आलोचना की तरफ। तो फिशर के जो सिद्धांत है उसकी कुछ आलोचनाएं बतलाई जाती है। तो आलोचना जो है वो मान्यताओं के आधार पर ही आलोचना है। जिनको मान्यता याद है, आपने मान्यता अगर याद रखी तो आप आसानी से जो है आलोचना लिख सकते हैं। जैसे कि पहली जो है मान्यता क्या थी, कानूनी मुद्रा का जो चलन वेग स्थिर होता है। आलोचना देखिए, कानूनी मुद्रा का जो चलन वेग है वो कभी स्थिर होता नहीं। तो जो मान्यता थी उसके उल्टा लिखना है तो वो हो जाती है क्या हो जाती है, आलोचना। दूसरी आलोचना क्या है, शाख मुद्रा का चलन वेग स्थिर नहीं होता। मान्यता क्या थी कि शाख मुद्रा का चलन वेग ये स्थिर होता है। आलोचना क्या है, स्थिर नहीं होती। तीसरी मान्यता है वस्तु और सेवा की कुल राशि स्थिर नहीं होती। फिर से मैं मान्यता की तरफ बढ़ता हूं। देखिए मान्यता क्या थी, वस्तु और सेवा की कुल राशि स्थिर होती है। मान्यता क्या है, वस्तु और सेवा की कुल राशि स्थिर नहीं होती। चौथा है जो सिद्धांत क्या बोलते हैं, वस्तु की कीमतें सक्रिय होती है। हमने यहाँ पे मान्यता में क्या पढ़ा था, देखिए मान्यता वस्तु की कीमतें जो है वो निष्क्रिय होती है, हमने ये मान्यता पढ़ा। और अभी आलोचना क्या है, वस्तु की कीमतें ये सक्रिय होती है। पांचवी आलोचना क्या है, देश में पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं होती, ये आलोचना है। देखिए हमने इसके पहले जो है मान्यता में क्या पढ़ा था कि हमने इसके पहले की मान्यता में ये पढ़ा था कि हमने मान्यता में पढ़ा था कि देश में पूर्ण रोजगार की अवस्था होती है, बराबर है। अब आलोचना क्या है कि देश में कभी पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं होती, कुछ ना कुछ मात्रा में जो है बेरोजगारी होती है, चाहे वो विकसित देश हो या अविकसित देश हो, हर एक देश में बेरोजगारी होती है। तो ये आलोचना है कि देश में कभी भी पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं होती है। और सबसे आखिरी में मुद्रा की मांग में परिवर्तन हमेशा होते हैं। देखिए ये आलोचना है। मान्यता क्या थी कि मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके विरुद्ध आलोचना क्या है कि मुद्रा की मांग में हमेशा परिवर्तन होते हैं। तो आदमी जो है वो मुद्रा की मांग में परिवर्तन करते रहता है, कभी उसकी मुद्रा की मांग ज्यादा होती है तो कभी वो कम होती है। तो ये इस प्रकार से जो है सिद्धांत की फिशर की ये आलोचना की जाती है।